हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी आप लोग की परीक्षा होने वाले हैं, तो परीक्षा होने वाले तो इसके लिए मैंने आपको महत्वपूर्ण 120 अंकों की फुल प्रैक्टिस सेट लाया है। आप देख सकते हैं इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी आपके सिलेबस के अनुसार हर चैप्टर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियाँ कैसे थी। तो हम आपको बता दें, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियाँ चौड़ी और सीधी थी। देखिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसे सैंगब सभ्यता भी कहते हैं। यह एक प्रकार का जो है नगरीय सभ्यता भी था, और इसमें सभी नगरीय सभ्यता के तत्व मौजूद थे, लेकिन इसमें दो नगरीय तत्व समकोण पर काटती व चौड़ी सड़कें तथा विकसित जल निकासी प्रणाली इस सभ्यता को और जो है विशिष्ट रूप प्रदान करता था। नेक्स्ट प्रश्न, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सिंहभूम क्षेत्र में जो है बुद्धो भगत के नेतृत्व में ही कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831 में। देखिए ये विद्रोह से कोई ना कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो देखिए हम आपको बता दें कि ये जो है बुद्धो जगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह सिंहभूम ही नहीं, इसके अलावा पलामू, इसके अलावा कहाँ पलामू, हजारीबाग के अलावा आप देखेंगे मानभूम आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था। और कोल विद्रोह तो जो था कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ, कैसे के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ किया गया एक विद्रोह था। इसे ही कोल विद्रोह कहा जाता है। यह 1831 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। देखिए स्वामी सहजानंद पूछ रहा है कि निम्न में से किससे संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यह मजदूर आंदोलन से संबंधित थे। ये जो है एक राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। यह भारत में किसान आंदोलन के, इनको क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। किसान आंदोलन के अगर जनक पूछा जाए तो किसे कहा जाएगा, वो स्वामी सहजानंद सरस्वती को कहा जाएगा। इन्होंने 1923 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन किया था, और 1923 ईस्वी में क्या किया था, बिहार किसान सभा के गठन किया था। और उनकी आरंभिक गतिविधियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश में केंद्रित थी। उन्होंने पटना के समीप बिहटा में एक क्या बनाया था, आश्रम भी बनाया था। आपसे अगर पूछा जाए कि किसान सभा का गठन किसने किया, तो वो हो जाएगा स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट है, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा में रचना की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पाली भाषा में जो बौद्ध साहित्य कौन सा त्रिपिटक की रचना किया गया है। और पिटकों की संख्या 3 थे, हमें आपको याद करा दें, पिटकों की संख्या 3 होते हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और एक होता है अभिधम पिटक। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका अगर माने सिंधु सभ्यता की लिपि की दो विशेषताएं थे। इसके विशेषताएं एक थे कि आम लेखन पद्धति को विपरीत यह दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था। हम लोग क्या करते हैं, दाईं से बाईं लिखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में बात करें तो ये दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता था, ये दाहिने से ऐसे हमेशा लिखा जाता था। और दूसरा, इस लिपि को अभी तक किसी सभ्यता की लिपि या शब्दों के सामंजस्य नहीं है कि कौन सी इसकी लिपि हो, इसमें कोई भी इसकी विशेष उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञात। नहीं तमिल, खरोष्ठी और ब्राह्मी नहीं थी, इसकी अभी तक कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। पूछ रहा है कि बिहार में जो कृषि आधारित उद्योग है उसमें से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनाज आधारित उद्योग। जो अनाज आधारित उद्योग है वो खाद्य उद्योग में प्रभुत्व है। हम क्यों हैं, हम आपको बताते हैं। क्योंकि ये जो है कृषि अनाज आधारित उद्योग, एक तो कृषि आधारित उद्योग है, और दूसरा इसके अलावा खाद्य उत्पाद, पेय पदार्थ, तंबाकू, कपड़ा, चमड़े के उत्पाद, लकड़ी, फर्नीचर, कागज़ उद्योग जितने भी आते हैं, ये देखेंगे बिहार के प्रमुख कृषि उत्पाद अनाज, दलहन, तिलहन, और ये सब क्या है, नकदी फसलें भी हैं। बिहार में अनाज उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम है, जबकि यह दालों और मक्का के मामलों में अधिक है। तिलहन के मामले में राष्ट्रीय औसत के बराबर है। तिलहन जो है, तिलहन के मामले में राष्ट्रीय औसत के बराबर है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ हुआ है? मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ, इन मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है? इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति की इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। पूछा जाता है इन मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ हुआ है। मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ किसको होता है? सबसे अधिक लाभ होता है लेनदार को। किसको होता है? लेनदार को। क्यों होता है? क्योंकि धन की पुनर्वितरण करती है, अर्थात जो उधारदाता है, उधारदाता को क्या होता है? नुकसान होता है। मान लीजिए आप कर्ज ले लिए हैं, कर्ज की जो ब्याज होती है बढ़ती रहती है और ये देनदार पर कर्ज हमेशा बढ़ेंगे, तो मुद्रास्फीति चाहे कितनी भी बढ़ जाए, वो उधारकर्ता मुद्रास्फीति से जो है लाभान्वित होते ही हैं। जैसे हम इसके एक और एग्जाम्पल बता दें, बॉन्ड धारक यानी देनदार को पैसा उधार दिया है और बदले में एक बॉन्ड प्राप्त किया है। देखिए, देनदार को पैसा प्राप्त किया और ये एक हम बॉन्ड प्राप्त कर लिए हैं, तो यह एक ऋणदाता है, वह पीड़ित है। मुद्रास्फीति से ये क्या होगा? देनदार को लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट यानी संरक्षक कौन था? आपसे पूछा जा रहा है कि अकबर के काल में उसका रीजेंट यानी संरक्षक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बैरम खां। देखिए, अकबर के शुरुआती वर्षों में अगर माना जाए तो ये बैरम खां उसका संरक्षक थे। क्यों थे? क्योंकि जब अकबर ने जब दिल्ली में मुग़ल साम्राज्य का सत्ता संभाली, उस वक्त अकबर की उम्र जो मात्र कितना था? मात्र 13 वर्ष था। और बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि से भी मिली थी। बैरम खां ने अकबर को अपने पुत्र की भांति सेवा मार्गदर्शन भी दिया था। नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध मुग़ल सेना से पराजित होना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हल्दी घाटी के युद्ध में इन्हें पराजित होना पड़ा था। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इसमें अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खान ने सैनिकों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो देखिए, संथाल ये बांका ये सही है, मुंडा जमुई ये भी सही है, उरी सुपौल ये भी सही है, लेकिन खरवार भागलपुर जो है ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में लिखें। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि क्या सिपाही विद्रोह हुआ? वास्को डी गामा भारत कब पहुँचे थे? सभी जानते हैं, 1498 में। बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कब की थी? इन्होंने किया था 1526 ईस्वी में। और सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। तो आप इसको कालानुक्रमिक क्रम से सजाना है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 1। हम आपको बताए थे। पहले क्या हो जाएगा? पहले वास्को डी गामा, फिर ये मुग़ल साम्राज्य की स्थापना, फिर सिपाही विद्रोह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? सरोजिनी नायडू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से हिस्सा लेने वाले महात्मा गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू गई थी, परंतु सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। यह सम्मेलन कब हुआ था? अगर पूछा जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो ये हुआ था 1931 में। नेक्स्ट है, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लाला लाजपत राय को किस वर्ष करके मंडल भेजा गया था? मतलब इनको जेल कब भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1907 में। देखिए, लाला लाजपत राय को वर्ष 1907 में देश से निर्वासित भी करके बर्मा के मांडले जेल में नज़रबंद कर दिया गया था। कहाँ? बर्मा के एक जेल है, मांडले जेल में इन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। इनके साथ अन्य नेता सरदार सिंह भी शामिल थे, परंतु बाद में देशवासियों द्वारा इन्हें दमनकारी नीतियों का प्रबल विरोध किया। विरोध करने के बाद उन्हें क्या करना पड़ा? उन्हें छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल ने रोपर में महान रणजीत सिंह को सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल जब थे, उस समय महान रणजीत सिंह को क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी की प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो शिक्षा सम्मेलन उस समय कहाँ आयोजित किया गया था? वर्धा में। कब किया गया था? 1937 में। देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के लिए
गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था। असहयोग प्रस्ताव पूछा रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता का अधिवेशन में। ये कब हुआ था? सितंबर 1920 में कोलकाता का अधिवेशन हुआ था, उसमें असहयोग प्रस्ताव पास किया गया था। अगर बात करें इस प्रस्ताव में जो है कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ। इसी में आंदोलन को क्या किया गया था? लागू किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व करता अगर पूछा जाए तो कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 7.27। ये जो है वन संरक्षण रिपोर्ट कहाँ किसके अनुसार है? 2019 के अनुसार है कि बिहार में कुल 6764, आपको बता दें 6764 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर वन है, जो कि कुल राज्य क्षेत्रफल का 7.1% है। जो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला अगर पूछा जाए वो क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। कौन हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किए थे दादाभाई नौरोजी ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है? पूछा जा रहा है कि कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है। तो ये जो है सबसे पुराना अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस AITUC है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था और इसको बम्बई में लाला लाजपत राय और जोसेफ और NM जोही द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे और इनके दीवान कौन थे? चमनलाल इसके पहले महान सचिव थे। निम्न में से कौन सा चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दिनेश गुप्ता नहीं थे। कल्पना दत्त, सूर्यसेन, प्रीति लता वाडेकर ये जो चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल थे, लेकिन दिनेश गुप्ता इसमें शामिल नहीं थे। पूछा जाए कि चटगांव शस्त्रागार लूट घटना कब हुआ था? ये घटना 1930 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है सूर्यसेन के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई थी। इस लूट में इनका साथ कल्पना दत्त, प्रीति लता वाडेकर ने दिया था, लेकिन दिनेश गुप्ता इस घटना से संबंधित नहीं थे। एक और बात बता दें, सूर्यसेन जो देख रहे हैं, सूर्यसेन को दा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? दा के नाम से भी जाना जाता था। स्थल मंडल शब्द किससे संबंधित रखता है? स्थल मंडल शब्द किससे संबंधित रखता है? यह पृथ्वी पर पाए जाने वाली ठोस सैल पदार्थों की परत है। इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का पटल जो भूपृष्ठ होता है सही स्थल मंडल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जापान जो है विश्व में एक ऐसा देश है जो पूरब में सबसे अंतिम छोर पर है और वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? विश्व हीरा आपूर्ति में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। देखिए विश्व में हीरा का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र एंटवर्प बेल्जियम है। क्या है? एंटवर्प बेल्जियम है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है रूस में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिरोको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। देखिए पूछा जा रहा है कि सिरोको तूफान अभी हाल ही में आया है, इसकी सही दिशा का चयन करना है। देखिए ये जो सिरोको होता है गर्म शुष्क तथा रेत से भरी हवा है। क्या सिरोको किसे कहते हैं? ये जो इस गर्म शुष्क तथा रेत से भरी हवा होता है जो सहारा के रेगिस्तान भाग में उत्तर की ओर भूमध्य सागर के पार कर इटली और स्पेन में प्रवाहित होती है। नमी धारण करने के कारण जब इटली में वर्षा होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे रक्त वर्षा भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सहारा से भूमध्य भाग। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान अंतर सर्वाधिक है? तो दैनिक तापमान अंतर सर्वाधिक किसका रहता है? हमेशा मरुस्थल का, क्योंकि मरुस्थल का तापमान जो है रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वही दिन का तापमान सर्वोच्च 40 डिग्री से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। जैसे इसका बता दे थार और सहारा इसका प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है?
किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो हम आपको बता दें अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। ये जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया के बाद। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि यह जो है इसमें कुल देशों की संख्या 54 है, जबकि एशिया में कुल देशों की संख्या कितना है? 52 है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव सभ्यता की भी जन्मभूमि कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो मिजोरम राज्य की आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। वर्तमान में मिजोरम में लगभग जो है 95% जनसंख्या विविध आदिवासी की मूल है, जो राज्य की बस्ती है। और बता दें मिजोरम की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 1,91,014 जनसंख्या है, और यह दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है? ये जो है किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालिताना मंदिर स्थित है? पालिताना मंदिर जो है कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए माउंट आबू में, सॉरी ये जो है भावनगर में स्थित है। भावनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। यह एक गुजरात में पड़ता है। और ये एक हम आपको बता दें जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है, जो शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ? शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है, और यहीं से संकुजय नदी भी निकलती है। इस मंदिरों का निर्माण अगर पूछा जाए तो 1311 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1311 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो तट रेखा पूछा जाएगा किसकी लंबी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। माजुली द्वीप जो है भारतीय राज्य में गुजरात की जो है 1600 किलोमीटर, सबसे गुजरात की तट रेखा कितना है? 1600 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश की है 960 किलोमीटर। वही अगर तमिलनाडु की बात करें तो मात्र 720 किलोमीटर, और कर्नाटक की 400 किलोमीटर। तो सबसे लंबा किसकी हुई? गुजरात की। नेक्स्ट है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? यह जो है माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है। यह संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। इसमें कुल 1250 किलोमीटर का क्षेत्र है। गाद जमा होने के कारण अब केवल 421.65 किलोमीटर ही बचा है। सरकार जो है इसे संरक्षण का भी प्रयास करता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी से ही मिलती है और माजुली वेटलैंड की श्रेणी में आरक्षित है। यह एक पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट जोन में भी शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं जो है साझा करती है? देश में निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश जो है सीमा साझा करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन और म्यांमार के साथ जो है सीमा साझा करती है। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सर्किक निवेशक कहाँ स्थित है? पूछा जा रहा है कि सर्किक निवेशिका कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर ही सर्किक है। ये भारत पाक के बीच जो है जलीय सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा, ये जलीय सीमा पर स्थित है। इसके अलावा अगर याद करिए यह एक दलदली क्षेत्र है और अरब सागर से लगा हुआ है। सर्किक भारत के गुजरात को पाकिस्तान से सिंध प्रांत से अलग करता है। यह दोनों देशों में विवाद का विषय हमेशा रहता है, क्योंकि पाकिस्तान इस नियंत्रण रेखा को मान्यता नहीं देता है। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाती है? कौन सा शासित प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाती है।
यह पूर्व एवं पश्चिम में घाट पर स्थित है और इसमें 4 जिले हैं कुल। अगर से पूछा जाए तो इसमें कुल 4 जिले हैं। पुडुचेरी और करकौल पूर्वी तट तमिलनाडु, यानम आंध्र प्रदेश तथा माहे केरल में पश्चिमी घाट पर स्थित है। नेक्स्ट है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। पूछा रहा है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितना लगा हुआ है, 4096.7 किलोमीटर लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगा हुआ है। वही अगर चीन की बात करें तो चीन के साथ मात्र 3488, और वही पाकिस्तान की बात करें तो 3323, और नेपाल की बात करें तो 1751। इसके अलावा अगर बात करें म्यांमार की तो म्यांमार से 1643 और भूटान से 699, ये सब याद रखिएगा। सबसे जो और एक बच जाता है अपनी पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर। नेक्स्ट औसत स्थिर लागत चक्र है। औसत स्थिर लागत चक्र किसे कहते हैं? ये जो है एक प्रकार का यू आकार वाली, मान लें कि औसत स्थिर लागत कुल स्थिर लागत को कुल इकाई से भाग देने पर ज्ञात होती है। जैसे कुल स्थिर लागत को कुल इकाई से भाग देते हैं तो ही औसत स्थिर लागत होती है। और इसमें अन्य शब्दों में प्रति इकाई स्थिर लागत को औसत स्थिर लागत कहते हैं। उत्पादन में वृद्धि होने पर स्थिर लागत बहुत सारी इकाइयों से वितरित हो जाती है, और ये जो है स्थिर लागत वक्र की ढलान नीचे की ओर होती है, जैसे यू आकार में आप देख सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर है। प्रति व्यक्ति आय किसके बराबर है, ये आपसे पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय देश की कुल आबादी के बराबर। प्रति व्यक्ति आय जो होता है प्रति व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय है। अन्य शब्दों में एक देश के लोगों की औसत आय कहा जाता है। अतः प्रति व्यक्ति आय की गणना राष्ट्रीय आय की जनसंख्या से भाग देकर करते हैं। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देकर करते हैं, वही प्रति व्यक्ति आय निकलता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो 29 कार्य की सूची पूछा रहा है किस अनुच्छेद की तहत दी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 जी के तहत दिया गया है। वर्ष 1992 में 73वां संशोधन हुआ था। 1992 में 73वां संशोधन हुआ था, उसमें 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी को जोड़ा गया था, जिसमें पंचायतों को जो है अनुसूची 19 इस अनुसूची में 29 विषय शामिल किया गया था। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था। नागरिकता संशोधन कानून जो है 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। यह जो है लोकसभा द्वारा 10 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति ने इसे 12 दिसंबर 2019 को, तीन डेट है, 12 दिसंबर 2019 को इसे अपने स्वीकृति प्रदान की और यह विधेयक एक अधिनियम बन गया। नागरिकता संशोधन कानून अर्थात CSA के अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से 31 दिसंबर, याद रखिएगा डेट, 2014, 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय लोगों को ही शरणार्थी के रूप में नहीं देखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिशेष सर्वाधिक होता है। उपभोक्ता अधिशेष का मतलब होता है कि आप सरप्लस हो, मतलब आपकी लाभ होता है तो ही अधिशेष कहा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता अधिशेष सर्वाधिक होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरामदायक वस्तु में। किस में, आरामदायक वस्तु में। आपसे पूछा जाए कि आरामदायक वस्तु क्या होता है। देखिए, ये जो है उपभोक्ता भुगतान करने के लिए तैयार होता है। आरामदायक वस्तु में सर्वाधिक उपभोक्ता अधिशेष होता है क्योंकि उपभोक्ता इन वस्तुओं के लिए अधिक भुगतान को तैयार रहता है। नेक्स्ट है, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में बनी थी। विश्व में पूछा जा रहा है कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में बनी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, श्रीलंका में। श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडारनायके। कौन था, श्री मावो भंडारनायके। ये जो थे श्रीलंका के पहली महिला प्रधानमंत्री थी।
वह श्रीलंका की ही नहीं बल्कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये जो है ये श्रीलंका की नहीं विश्व की ही प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट है, कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? कौन सा एक देश है जो अभी भी राजा द्वारा शासित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। सऊदी अरब में अभी भी राजा द्वारा वहाँ शासन किया जाता है। नेक्स्ट है, सीटीबीटी व्यक्त करता है। सीटीबीटी क्या व्यक्त करता है? यह एक सशस्त्र नियंत्रक उपाय है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है एक तरह का, जो विभिन्न देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह एक ऐसा समझौता जिसके द्वारा परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित किया गया है। यह संधि अगर पूछा जाए तो ये संधि 10 सितंबर 1996 में हुआ था। 10 सितंबर 1996 में यह हुआ था। यह राष्ट्रसंघ द्वारा अपनाया गया था। जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया? किसने किया था? रूसों ने। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? ये जो है संघ और राज्य सरकार के लिए, ये जो है कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्य सरकार के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है, एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है। ये जो बताता है, क्या बताता है? सभी उम्मीदवार को एक वरीयता क्रम में मत देने होता है। भारत में इस प्रकार चुनाव प्रक्रिया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा सदस्यों को चुना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कानून को लागू करने का कार्य है। कानून को जो है लागू करने का कार्य है किसका है? कार्यपालिका को। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में कौन है? केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में कौन है? कैबिनेट। भारत सरकार का जो मुख्य सिविल अधिकारी कैबिनेट सचिव होता है। जो भारतीय सिविल सेवा का अधिकारी होता है, यह केंद्रीय सचिवालय का मुख्य कार्यकारी और अधिकारी भी होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारी संगठन सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारी संगठन जो है किस सूची का विषय है? ये जो है समवर्ती सूची का विषय होता है। इस सूची के तहत 52 विषय, समवर्ती सूची में कितने विषय होते हैं? 52 विषय आते हैं। इसमें केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर कानून बनाने होते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि को, भवन और भूमि को किस अनुसूची में रखा गया है? तो ये रखा गया है राज्य सूची में। भवन और भूमि को है राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में अगर पूछा जाए तो कुल 61 विषय हैं। हम अभी बताए थे समवर्ती सूची में 52 विषय, वही राज्य सूची में बात करें तो कुल 61 विषय होते हैं जिन पर केवल राज्य को कानून बनाने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित होता है। विद्युत परिपथ में जो है फ्यूज कैसे जुड़ा होता है? ये जो जुड़ा होता है जीवित तार के समांतर क्रम में जुड़ा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती है? निर्वात से कौन सा तरंग नहीं गुजर सकता है? ध्वनि तरंग। नेक्स्ट है, जब एक बार चुंबक मैग्नेट को 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय क्षमता में क्या बदलाव आता है? वो जो है पूर्वत्र बनी रहती है, ना दुगना होता है, ना आधी, ना शून्य। वो जिस तरह पहले होता है उसी तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लेड स्टोरेज बैटरी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? लेड स्टोरेज बैटरी होता है, इससे पूछा रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसमें सल्फ्यूरिक का विलयन जो है 38% हिस्सा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है? घमौरी नाशक पाउडर के रूप में बोरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। बोरिक अम्ल का अगर रासायनिक सूत्र पूछा जाए H3BO3 होता है। यह गर्मियों में अधिक पसीने से बचाव के लिए तथा घमौरी नाशक पाउडर के रूप में उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा बोरिक अम्ल H3BO3। नेक्स्ट है, किस पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के परीक्षण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अम्ल के सोडियम लवण को।
नेक्स्ट है ऐसे जीव जो बीमारी पैदा करते हैं। कौन ऐसे जीव है जो बीमारी पैदा करते हैं? तो यह है रोगाणु। ऐसे सूक्ष्म जीव जो बीमारी पैदा करते हैं उन्हें रोगाणु कहते हैं। रोगाणु को हम पैथोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम पैथोजन भी कहते हैं। और ये संक्रमिक होते हैं, जैसे विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। ये रोगाणु पशु के शारीरिक कार्यों तथा उपचयन क्रियाओं को क्या करता है? बाधित करता है। संक्रामक रोग SARS का पूर्ण रूप क्या है? SARS का पूछ रहा है कि पूर्ण रूप क्या है। इसका पूर्ण रूप जो है न्यूमोनिया रोग। यह जो है सबसे पहले जानते हैं कि ये न्यूमोनिया रोग फैलाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रेबीज क्या है। पूछा जा रहा है कि रेबीज क्या है। तो आपको बता दें, रेबीज एक प्रकार का विषाणु जनित रोग होता है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह रोग संक्रमित जानवरों को काटने या नोचने से मानव तक पहुंचता है। यह लगभग 4 से 12 सप्ताह तक रहता है। पीड़ित व्यक्तियों को जो है जल से डर लगता है। जिसको रेबीज होता है उसको जल से डर लगता है। नेक्स्ट है कि पादप की वह प्रजाति जो कम पानी में जीवित रह सकती है, कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरुभीद। मरुभीद जो है पादपों में कम पानी में जीवित रहने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है कि गांधी जी की राजनीतिक गुरु कौन थे? ये सभी लोग जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? ये जो है आनंद मठ से संबंधित है। इनकी कृति कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ की रचयिता वंदे मातरम की बंकिम चंद्र चटर्जी है, जो कि आनंद मठ से ली गई है। इसे राष्ट्रगीत की संज्ञा दी गई। गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर की ही कृति है। गीतांजलि किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। इसके अलावा अगर बात करें जिस पर 1913 में साहित्य को नोबेल पुरस्कार भी रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। कब हुआ था अगर पूछा जाए तो ये 1906 में हुआ था। और यहाँ ढाका के नवाब उस समय कौन थे? सलीमुल्लाह खां, आगा खां तथा नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। डॉक्टर भीमराव का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? देखिए, डॉक्टर भीमराव का जन्म और मृत्यु 1891 में इनकी जन्म और 1956 में इनकी मृत्यु हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। कब हुआ था शुरू? 1920 ईस्वी में। 19 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। और जूल युद्ध पदक तथा कैसर-ए-हिंद पदक सरकार को जो है इसमें वापस कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा हुआ था। इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 1885 ईस्वी में संपन्न हुआ था, जिसके अध्यक्ष वेमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट है भारत की सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? सती प्रथा को किसने समाप्त किया गया था? लॉर्ड बेंटिक ने। इसका कब किया गया था? 1829 में राजा राम मोहन राय के आग्रह पर एक कानून बना और सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका अपनाया? परिवार नियोजन के लिए गांधी जी ने क्या तरीका अपनाया? इन्होंने आत्मनियंत्रण का ही अपनाया था। नेक्स्ट है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? इसके स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुआ था? बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुआ था। और लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर चलाया गया था। इन्हें फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन बटुकेश्वर दत्त इसमें
शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट को भारत के जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। ऑप्शन बी जो है, पश्चिमी घाट को ही भारत को जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकीय तंत्र जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन नहीं है? पोषण स्तरों की कम संख्या जो है इसके बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वैश्विक ऊष्मन। देखिए, वैश्विक ऊष्मन होता है कि इसमें सागरीय जल के तापमान में वृद्धि होने से प्रवालों की मुख्य भोजन वाले हरे रंग शैवालों का रंग प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होने के कारण सफ़ेद हो जाता है। और वर्तमान समय में विश्व को 58% कितने प्रतिशत? 58% प्रवाल संकटापन्न स्थिति में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकीय तंत्र के विषय में सही नहीं है? देखिए, यह एक बंद तंत्र है, ये सही नहीं है। इसका ये अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, ये सही है। इसको अपनी स्वयं को उत्पादकता होती है, ये भी सही है। प्राकृतिक संसाधन तंत्र, ये भी सही है। लेकिन यह एक बंद तंत्र है होता है, यह एक गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, धान का खेत। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला फूड चैन में मानव क्या होता है? फूड चैन में मानव जो होता है हमेशा प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता होता है। प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता होता है, क्योंकि यह सर्वाहारी होता है। क्या होता है? क्योंकि यह सर्वाहारी होता है। नेक्स्ट है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ह्रास मतलब नुकसान। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन जीवों के संरक्षण को प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित कब हुआ था? ये हुआ था 2008 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये CO, CH और NO ये तीनों ग्रीन हाउस गैस होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं होते हैं। ये CO मतलब जो आप CO2 जलवाष्प, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, और CH4 मीथेन, और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। ये तीनों होता है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जैव विविधता को अधिकतम संकट क्या है? जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे है? इसकी संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र से पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है? किसका अधिकतम है? उष्णकटिबंधीय का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता माना जाता है? 0.03%। उष्ण वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता जो है 0.03% मानी जाती है। वर्तमान में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? किस वर्ष पारित किया था?
1980 में भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बनाया गया। इसका संशोधन वर्ष जो था 1988 में आया था। नेक्स्ट है कि लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह जो है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। ये हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट सेट प्रैक्टिस। थैंक यू।